हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिट्स ऑफ एशियन ड्रामास। लोरेन और 13,000 वक्त पर पहुंच जाते हैं। मूदे और होंशा दोनों को लेग बेड से निकाल लेते हैं। अब मूदे होश में आ गई थी और उठकर देखती है कि चीखने की वजह से उसकी आवाज बिल्कुल खत्म हो चुकी है। वो 13,000 से होंशा के बारे में पूछती है। 13,000 अपनी पुरानी आदत पर आ जाता है और मूदे को डराने के लिए कह देता है कि होंशा का एम्पुटेशन करना पड़ा है। पास ही लोरेन भी खड़ा था, जिससे पूछने पर उसे सच पता चल जाता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उसे समझ आता है कि ये सिर्फ 13,000 का बैड मजाक था। जो चीज नीचे से उन पर हमला कर रही थी, 13,000 के मुताबिक वो किसी म्यूसल जैसी चीज थी। अब जब ग्रेट लेग पूरी तरह सूख चुकी थी तो पर्ल्स पैदा होने के लिए सिर्फ 2 जगहें बची थी, लेग का सेंटर और लेग आई। और साथ ही लोरेन बताता है कि उसे होंशा से सब पता चल गया है कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं, यानी उसके अंकल को ढूंढने। पास ही एक पुरानी बोट मिली जिसमें बहुत सारा राशन और सप्लाईज रखी हुई थी। लोरेन को फौरन समझ आ गया कि ये सब होंशा के अंकल जूशियाओ ने स्टॉक किया होगा जब वो यहाँ छुप कर रह रहे थे। लोरेन ने मूदे को एक सेलर विसल दी और कहा कि इसकी आवाज बहुत पेनेट्रेटिंग होती है, अगर कभी डेंजर में हो तो बिना सोचे इसे ब्लो करना। और अभी तो उसको ज्यादा जरूरत है इसकी, क्योंकि उसकी आवाज बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मूदे के इस केस में आने के बाद लोरेन के दिमाग में एक नया डाउट पैदा होता है। उसे लगने लगता है कि जो इल्यूजन्स उसे गाइड कर रहे थे शायद वो सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं थे, शायद उनका रास्ता किसी खास डायरेक्शन में मोड़ा जा रहा था। होंशा दिल से मूदे की शुक्रगुजार होती है और कहती है कि वापस जाकर वो अपने ग्रैंडफादर से कहेगी कि मूदे की सैलरी रेज कर दें। ये सुनते ही मूदे की आंखों में लिटरल चमक आ जाती है। जब होंशा को पता चलता है कि लोरेन मूदे का बॉयफ्रेंड नहीं है, वो रिलीफ की सांस लेती है और सोचती है कि इसका मतलब वो खुद ट्राई कर सकती है। मूदे एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाती है, लेकिन होंशा फौरन कह देती है वो मजाक कर रही थी और साथ ही ये भी ऐड करती है कि क्लियरली लोरेन और मूदे के बीच कुछ अनयूजुअल जरूर है। इधर यनहवा लोरेन के क्लोज नेट ग्रुप को देखकर थोड़ा इनसिक्योर फील करता है। उसे लगता है कि कहीं वो पीछे ना रह जाए, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो भी इनके साथ ही रहेगा। लोरेन इक्विपमेंट तैयार करता है, ड्रोन्स, सॉइल डिटेक्टर, क्योंकि इंटरटाइडल जोन बहुत ज्यादा वाइड था और पहले स्कैनिंग जरूरी थी। मूदे बार बार सेलर विसल को चेक करती रहती है। 13,000 उससे सीधा कह देता है कि लोरेन ऑर्डिनरी इंसान नहीं है और वो दोनों एक ही वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते। उसका कहना होता है कि मूदे को अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका रिलेशन कभी म्यूचुअल फॉन्डनेस से आगे नहीं जाएगा। ये सुनकर होंशा गुस्से में एक एप्पल उठाकर सीधा 13,000 पर फेंक देती है और उसे स्कीमिंग ट्रबल मेकर कहकर डांटती है। मूदे थोड़ी देर चुप रहती है, फिर कहती है कि 13,000 पूरी तरह गलत भी नहीं है। लोरेन उसके साथ आम दोस्तों जैसा बिहेव नहीं करता, लेकिन जब मूदे क्लोज होने की कोशिश करती है वो जानबूझकर डिस्टेंस बना लेता है। होंशा उसे एडवाइस देती है कि सीधा बात करे। मूदे को लगता है कि शायद वो ठीक कह रही है। अब लोरेन और 13,000 गांव की इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल जाते हैं। लोरेन का शक स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि गांव में जो मिस्टीरियस आदमी और जो ओल्ड म्यूसिल नजर आई थी वो रेलिक्स ऑफ इल ओमेन से रिलेटेड हो सकती हैं। ओल्ड क्लैन लीडर के घर में जाकर उन्हें रीसेंट हैबिटेशन का क्लियर साइंस मिलते हैं। जूशियाओ की डेली यूज चीजें म्यूसिल कलेक्टिंग बोर्ड पर होती हैं, जबकि उसकी पर्सनल बिलोंगिंग्स ओल्ड क्लैन लीडर के घर में बिखरी हुई मिलती हैं। लोरेन जूशियाओ का टैबलेट खोलता है, उसमें मल्टीपल वीडियोस होती हैं, एक जायंट म्यूसिल की और एक ओल्ड क्लैन लीडर की। इसी वक्त होंशा को ट्रेजर फाइंडिंग बेल की आवाज सुनाई देती है। मूदे उसे फौरन साइड पर खींचकर कहती है कि कोशियस रहना। इत्तेफाक से उसकी नजर म्यूसिल कलेक्टिंग बोर्ड पर एक बुढ़े आदमी पर पड़ती है। वो ओल्ड क्लैन लीडर ही होता है। 13,000 उसे पहचान लेता है। जांग झाओ, ओल्ड क्लैन लीडर 13,000 को देखकर उसे वाटर गॉड के कर्ज का जिम्मेदार ठहरा देता है और कहता है कि सब कुछ उस दिन शुरू हुआ जब उसने म्यूसल्स को जला दिया था। लोरेन वीडियो देखता रहता है। जूशियाओ भी ओल्ड क्लैन लीडर से मिला था और कार में आया था। लास्ट वीडियो जो कुछ दिन पहले रिकॉर्ड हुई थी उसमें जूशियाओ कहता है कि वो लेक में जा रहा है म्यूसल्स पकड़ने के लिए। रात को 13,000 एक लकड़ी का डंडा उठाकर चुपचाप सोते हुए ओल्ड क्लैन लीडर की तरफ बढ़ता है, लेकिन आखिरी लम्हे पर रुक जाता है। वो मार नहीं पाता। लोरेन उससे पूछता है कि क्या उसे आग लगाने पर अफसोस है। 13,000 कहता है कि अफसोस नहीं,
गलत लोग बहुत कम थे, लेकिन बदला पूरे गांव से लिया गया। वो मानता है कि चीजें इतनी दूर तक जाएंगी, उसने कभी नहीं सोचा था। इक्विपमेंट से जो डेटा आता है उसके बेस पर लोरेन कार को सेफ जगह पार्क करता है। टीम स्प्लिट हो जाती है। लोरेन 13,000 और मूदे जूशियाओ को ढूंढने निकलते हैं, जबकि होंगशा डेटा मॉनिटर करके उन्हें गाइड करती है। 13,000 को एक रियर व्यू मिरर मिलता है। लोरेन स्वाम्प में फंसी हुई एक कार डिस्कवर करता है। अंदर कोई नहीं होता। तभी यनहवा एक छोटी गाड़ी में वहां पहुंचता है। उसे देखते ही सब उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन तब तक यनहवा गाड़ी से निकल चुका होता है और उसी वक्त एक म्यूसल जैसी चीज पूरी स्पीड से उसकी तरफ भागती है और सीन वहीं फ्रीज हो जाता है और साओ यनहवा पूरी तरह कीचड़ में फंस चुका होता है। पैर हिलाने की जगह भी नहीं होती। सिचुएशन सेकंड बाय सेकंड ज्यादा खतरनाक हो रही होती है। लोरेन अपनी कमर पर रस्सी बांधता है जो हमर के पीछे टाई होती है। 13,000 स्टीयरिंग संभालता है और बिना वक्त जाया किए लोरेन आगे जंप करता है। परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ वो यनहवा तक पहुंचता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन पीछे से जायंट ओल्ड म्यूसल बिल्कुल साया बनकर चेस कर रही होती है। 13,000 एक्सेलरेटर को फुल प्रेस करता है। गाड़ी आगे भागती है, रोप स्ट्रेट हो जाती है और लोरेन अपनी बॉडी से यनहवा को शील्ड करता है। जब म्यूसल बिल्कुल उनके पास आ जाती है, अचानक सब कुछ बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। 13,000 कार रोक देता है। लोरेन जैसे ही गाड़ी में चढ़ता है, ओल्ड म्यूसल का एक टेंटिकल अचानक आगे बढ़कर उसे लपेट लेता है। उसका आर्म बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। खून बहने लगता है। शायद इसी खून की वजह से ओल्ड म्यूसल उसे छोड़ देती है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। लोरेन फौरन से मुकुन को रिपोर्ट करता है। मुकुन अंदाजा लगाता है कि ओल्ड म्यूसल का कनेक्शन हार्ट रेलिक से हो सकता है। मूदे आराम से लोरेन के जख्म का ट्रीटमेंट कर रही होती है। डिनर के वक्त 13,000 सीधा कह देता है कि वो म्यूसिल को कैप्चर करने के मिशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, बहुत ज्यादा डेंजरस है। लोरेन कहता है कि अभी उसने डिसाइड नहीं किया, क्योंकि सेफ्टी सबसे पहले आती है। प्रायोरिटी अभी भी जूशियाओ को ढूंढना ही होती है। बातों बातों में लोरेन अपनी पिछली जिंदगी का जिक्र करता है, हेशा में बारबेक्यू और अपने दोस्तों का जिक्र भी करता है। मूदे पूछती है कि अब वो कैसे हैं। लोरेन कह देता है कि कंट्री वापस आने के बाद ज्यादा कांटेक्ट नहीं रहा। लोरेन और मूदे क्वेश्चन गेम खेलने लगते हैं। मूदे बिना घूमे फिरे सीधा सवाल करती है, डू यू लाइक मी? लोरेन थोड़ा रुकता है, फिर कहता है कि उसकी जिंदगी में बहुत सीरियस और डेडली प्रॉब्लम्स हैं। मूदे कामली कहती है कि वो वेट नहीं करेगी। उसका मानना होता है कि दो लोगों के साथ होने का बेस्ट टाइम वही होता है जब वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। लोरेन कुछ और कहना चाहता है, लेकिन मूदे मुस्कुराते हुए उसे रोक देती है और कहती है कि आज रात के लिए ये सवाल ऐसे ही रहने दो, जैसे कभी पूछा ही ना गया हो। इधर 13,000 को शक होता है कि ओल्ड क्लैन लीडर असल में पागल नहीं था, क्योंकि जो इंसान सब्जी उगाता हो, फार्मिंग करता हो, वो बिल्कुल पागल कैसे हो सकता है। ओल्ड क्लैन लीडर रोता हुआ मानता है कि उसे 13,000 के बाप को बचाना चाहिए था उस दिन, और जो कुछ अब हो रहा है वो सब उसकी सजा है। रात को होंगशा और मूदे दोनों को नींद नहीं आती। मूदे उसे आज सब जो हुआ लोरेन के साथ वो सब बताती है। कहती है कि मैंने पूछ लिया था। होंगशा उसे तसल्ली देते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, मैं और अच्छे लोगों को इंट्रोड्यूस करवा दूंगी। लोरेन लेग आई इक्विपमेंट ऑपरेट करता है और रिमोट अंडर वाटर स्कैन शुरू होता है। पानी के अंदर कोई फिश या श्रिम्प नहीं होती, लेकिन लाइव स्टॉक बोन्स बहुत सारी होती हैं और उनके बीच एक इंसान का जिस्म यान होंगशा फौरन पहचान लेती है। वो उसका सेकंड अंकल जूशियाओ होता है। 13,000 मैकेनिकल आर्म से बॉडी निकालने की कोशिश करता है, जबकि लोरेन अंडर वाटर मूवमेंट ऑब्जर्व करता है। तभी ओल्ड म्यूसल दोबारा अपीयर होती है, मैकेनिकल आर्म को जोर से हिट करती है। इसी दौरान 13,000 की नजर अपने बाप के रिमेन्स पर पड़ जाती है। अब डिसीजन क्लियर होता है, बॉडी रिकवर करने के लिए पहले ओल्ड म्यूसल से डील करना जरूरी है। सब लोग एग्री कर लेते हैं। लोरेन एक प्लान बनाता है और सबको टास्क असाइन करता है। मूदे कहती है कि वो बैट बनेगी, यानी कि वो शिकार बनकर ओल्ड म्यूसल को बाहर आने के लिए मजबूर करेगी। प्लान शुरू होता है। मूदे छोटी सी बोट पर बैठकर इंतजार करती है। बहुत देर के बाद ओल्ड म्यूसल बाहर आती है। मूदे टाइम पर जंप कर जाती है, लेकिन म्यूसल के बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं। वो उसे फिर भी पकड़ लेती है, जिसकी वजह से मूदे पकड़ी जाती है। लोरेन नेट से म्यूसल को ट्रैप करता है और 13,000 को ड्राइव करने का सिग्नल देता है। वो स्टील पाइप से म्यूसल पर अटैक करता है, लेकिन वो बहुत पावरफुल होती है। इसी
क्रिटिकल मोमेंट पर मोदे ब्लैकआउट हो जाती है। उसकी अल्टरनेट पर्सनैलिटी सरफेस पर आ जाती है। वो लोरेन को पाम स्ट्राइक से साइड पर धक्का देती है और स्टील पाइप ओल्ड म्यूसल के अंदर घुसा देती है। ओल्ड म्यूसल कीचड़ के अंदर घुस जाती है। 13,000 गाड़ी रिवर्स करता है और म्यूसल को घसीट कर बाहर खींच लेता है। जब म्यूसल ऑलमोस्ट गाड़ी को पलट देती है, वो नीचे दब जाती है। सब लोग बाहर निकलकर उसे ओपन करने की कोशिश करते हैं। लोरेन को अंदर वाटर रेलिक नजर आता है। कुछ करें इतने में म्यूसल के टेंटिकल्स सबको लपेट लेते हैं और लोरेन का आर्म क्रश हो जाता है और खून बहने लगता है, जिससे टेंटिकल्स की पकड़ हल्की हो जाती है। टेंटिकल्स पीछे हटते हैं तो लोरेन रियलाइज करता है कि ये ब्लड से डरती है और लोरेन ये सबको बताता है। 13,000 खून का यूज करके यनहवा को बचा लेता है। लोरेन मौका देखकर वाटर रेलिक निकालता है और उसे पानी के बॉक्स में रख देता है। लोरेन 13,000 को बताता है कि लेक का सूखना जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इश्यूज की वजह से था। ओल्ड क्लैन लीडर गांव छोड़ने के बाद पूरी तरह अपने होश खो चुका था। 13,000 अपने बाप के एशेस के साथ घर लौटता है। होंगशा अपने सेकंड अंकल के लिए पेपर बर्निंग रिचुअल करती है। लोरेन मुदे से पूछता है कि जब म्यूसल ने उसे पकड़ा था उस वक्त उसे क्या हो गया था। मुदे कहती है कि उसे खुद भी नहीं पता और वो खुद हैरान होती है कि सेलर विसल कैसे लोरेन के पास पहुंच गई। मुकुंद टेस्ट कंप्लीट करता है और सबको वापस बुलाता है। ओल्ड क्लैन लीडर 13,000 के सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगता है। 13,000 कहता है कि पहले पर्ल्स इसलिए नहीं मिल रहे थे क्योंकि इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो चुका था। अब चीजें रिकवर हो रही हैं। जब पानी वापस आएगा तो म्यूसल्स, फिश और श्रिम्प्स सब वापस आ जाएंगे और इन दोनों के बीच में एक मामला सॉर्ट आउट होता हुआ दिखता है। मुकुंद कहता है कि हार्ट रेलिक्स आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं और सिर्फ पानी उन्हें कंटेन करने के लिए काफी नहीं। 13,000 को अचानक याद आता है कि जब ओल्ड म्यूसर को सबड्यू किया गया था, जब उसके साथ लड़ा गया था, वो तो जैसे ही उसका और लोरेन का खून लगा वो फौरन से पीछे हट गई। ये बात सब कुछ क्लियर कर देती है। मुकुंद पांचों का ब्लड एक्सट्रैक्ट करता है और एक एक करके वाटर टैंक में ऐड करता है। जैसे ही ब्लड पानी के साथ मिक्स होता है, हार्ट रेलिक रिएक्ट करता है और इल्यूजन क्रिएट होता है। एक फ्योनिक्स, एक फेंग और एक लुआन हवा में उड़ते हुए नजर आते हैं। कुछ ही सेकंड्स में तीनों बर्ड्स मर्ज हो जाते हैं और एक सिंगल वाटर इमेज बन जाती है। 13,000 फौरन अपना ड्राइंग बोर्ड निकालता है और इमेज स्केच कर लेता है। मुकुंद बताता है कि एक्सपेरिमेंट्स के बाद उसका कंक्लूजन ये है, अगर पांचों में से किसी का ब्लड टाइप पेंटिंग से मैच करता हो और वो ब्लड उसके जिस्म में ट्रांसफ्यूज किया जाए तो हार्ट रेलिक को फोर्सफुली बॉडी से बाहर निकाला जा सकता है। ब्लड इंजेक्ट किया जाता है और बिल्कुल वैसा ही होता है। हार्ट रेलिक पेंटिंग की पीठ से डिटेच हो जाता है। मुदे फौरन मौका देखकर उसे पानी में ट्रैप कर लेती है। हेपू से वापस आने के बाद अंकल झांग नोटिस करते हैं कि मुदे काफी डाउन सी है। लोरेन डायरेक्टली उसकी मेमोरी लैप्सिस का पूछता है। अंकल झांग बात गोल कर देते हैं और कहते हैं कि मुदे को बस ड्रिंक करने के बाद चीजें भूलने की आदत है, इसके अलावा वो पूरी फिट है। उस रात मुदे सपना देखती है कि बचपन में उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई है। म्यूसल इंसिडेंट के वक्त लोरेन के डाउट्स उसे याद आते हैं और वो अपने कंप्यूटर पर मल्टीपल पर्सनैलिटीज के बारे में सर्च करने लगती है। उधर पता चलता है कि जूशियाओ पर बहुत ज्यादा गैम्बलिंग डेट चढ़ चुका है और डेट कलेक्टर्स घर आ जाते हैं। ओल्ड मैन यान वादा करता है कि आधे महीने के अंदर सब रीपे कर देगा। मुकुंद बताता है कि उसके पास हार्ट रेलिक के जो सबसे पुराने रिकॉर्ड्स हैं वो सब लिंचुआन रीजन से मिले थे, मतलब अगला स्टॉप वही है। जाने से पहले वो लोरेन और बाकी सबको स्ट्रिक्टली वार्न करता है कि कोई भी अकेला एक्ट नहीं करे क्योंकि कोई नहीं जानता कि हार्ट रेलिक असल में कितनी है। होंगशा मुदे को कंफर्ट करती है और कहती है कि डुअल पर्सनैलिटी वाली बात को लेकर इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। मुदे थोड़ी रिलीव्ड होती है और अपने दिल में सोचती है कि अच्छा ही हुआ उसने लोरेन के साथ कोई रिलेशन स्टार्ट नहीं किया। अगर उसे सच पता चल जाता तो सिचुएशन बहुत बुरी हो सकती थी। लोरेन रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। यनहवा सजेस्ट करता है कि ओल्ड म्यूसल से मिलने वाले पर्ल्स को अपनी इन्वेस्टमेंट शेयर बना देगा। लोरेन ना हाँ करता है और ना बस 13,000 को कह देता है कि वो यनहवा को एडमायर करता है। बंदा इंस्पायरिंग है और इनिशिएटिव जबरदस्त है। मुदे से अपोलॉजी के लिए लोरेन एक गिफ्ट लेने का डिसाइड करता है और लियान यान नाम की शॉप में चला जाता है। शॉपर लियांशु काफी ज्यादा वियर्ड होती है। अपना मोस्ट प्राइज्ड आइटम दिखाती है, एम्ब्रॉयडर्ड 3 इंच लोटस शूज के 2 पेयर्स। लोरेन उन्हें फ्यूडल रेलिक्स कहकर ब्लंट तरीके से क्रिटिसाइज करता है और बिना खरीदे निकल जाता है। इसी दौरान यनहवा का
अर्जेंट कॉल आता है शेयर होल्डर्स मीटिंग के लिए। वहाँ रेस्टोरेंट का नाम फाइनल होता है फियोनिक्स टावर, जो आइडिया मूदे का था। मूदे ओल्ड मैन यान के एक काम एक्सेप्ट कर लेती है और होंशा के साथ हिडन ट्रेजर वेल ओपन करने जाने वाली होती है। लोकेशन वो डिस्क्लोज नहीं करती। लोरेन अनईजी हो जाता है और मूदे से कहता है कि अपने फोन हर 1 घंटे बाद लोकेशन सेंड करने पर सेट कर दे, यानी ऑटोमेटिकली हर घंटे उसकी लोकेशन लोरेन के पास आ जाए। जाने से पहले मूदे लोरेन को एक डैगर देती है। इसी मोमेंट लियांशु, वही शॉप ओनर, आती है और ऐसे बिहेव करती है जैसे कब से लोरेन को जानती हो और पेस्ट्रीज लाकर हेलो बोलती है, जिससे एटमॉस्फेयर थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है और मूदे सैड। रात को 13,000 को थंडर सुनाई देता है, लेकिन यानहावा को कुछ सुनाई नहीं देता। एक नया इल्यूजन अपीयर होता है, नए हार्ट रेलिक्स का सिग्नल। लोरेन फौरन मूदे को इन्फॉर्म करता है और कहता है कि अगर कुछ भी अनयूजुअल हो तो फौरन कॉल करना। साथ ही वो कहता है कि लोकेशन अब 1 घंटे में नहीं, हर 30 मिनट में सेंड करे। जैसे ही उनकी गाड़ी पूजे एंटर करती है, मूदे को इल्यूजन दिखाई देता है, एक शख्स जिसके हाथ में झाड़ू होती है। लोरेन को याद आता है कि लियानयान शॉप में उसने बिल्कुल वैसे ही एक डॉल देखी थी। लियांशु बताती है कि उसका नाम सनशाइन डॉल है, जो पुराने जमाने में बारिश रुकवाने और धूप के लिए प्रे करने के काम आती थी। मूदे गैस करती है ये हर रेलिक किसी रेनी माउंटेन रीजन में हो सकता है। इसी दौरान लोरेन और यनहावा दोनों को इल्यूजन दिखाई देता है, एक वेल, लेकिन दोनों के वेल अलग अलग होते हैं। कंफ्यूजन बढ़ जाती है। ओल्ड मैन यान होंशा और मूदे को माउंटेन के अंदर ले जाते हैं। बारिश लगातार गिर रही होती है। लोरेन मूदे को याद दिलाता है कि वेल के अंदर हर रेलिक हो सकता है और बताता है कि वो उन्हें ढूंढने आ रहा है। अचानक ओल्ड मैन यान पर अटैक होता है और वो गुस्से में मूदे को डांटता है कि एक बॉडीगार्ड होते हुए भी वो बिल्कुल अनप्रोफेशनल बिहेव कर रही है। और ओल्ड मैन यान और उसका ग्रुप रास्ते में जामा से मिलते हैं, जो खच्चर गाड़ी में कीजू विलेज वापस जा रहा होता है। वो उन्हें राइड दे देता है। रास्ते में जामा बताता है कि जो पागल बुढ़ा उन्हें पहले मिला था वो असल में नेबरिंग विलेज का अंकल सोनान है। विलेज में सिग्नल बिल्कुल नहीं होता, इसलिए मूदे जामा को पैसे देती है कि अगले दिन किसी सिग्नल वाली जगह जाकर उसकी फ्रेंड से कांटेक्ट करवा दे। जब जामा को पता चलता है कि ओल्ड मैन यान और बाकी लोग मूनलाइट माउंटेन जा रहे हैं, वो एकदम घबरा जाता है। वार्न करता है कि पहाड़ों में वाइल्ड मैन होते हैं और ऊपर से पिछले दिनों बहुत ज्यादा बारिश हुई है। लेकिन ओल्ड मैन यान बिल्कुल भी फिक्र नहीं करता और कहता है कि जाना जरूरी है। जाते वक्त जामा की माँ मूदे को रंग बिरंगी डोर बांध देती है, कहती है कि ये रिलेशनशिप्स के लिए ब्लेसिंग होती है। जामा बताता है कि उसकी माँ पावरफुल शमन्स के खानदान से है। मूदे फौरन रिक्वेस्ट करती है कि वो उसका फ्यूचर रीडिंग करे। रीडिंग के बाद जामा की माँ का चेहरा सीरियस हो जाता है। बाद में जामा क्वाइटली मूदे को बताता है कि उसकी माँ ने मूदे के 2 वर्जन देखे हैं और जो एंड में रह जाएगा वो आज वाली मूदे से थोड़ा डिफरेंट होगा। मूनलाइट माउंटेन के एक गांव में पहुंचकर यान होंशा नोटिस करती है कि हर घर के बाहर सनशाइन डॉल लटक रही है और वो फौरन समझ जाती है कि ये हार्ट रेलिक का साइन है। रात को जब मूदे कुएं से पानी निकाल रही होती है तो बकेट के अंदर से एक सनशाइन डॉल ऊपर आ जाती है, जिससे वो बुरी तरह घबरा जाती है। इसी वक्त जामा लोरेन को कॉल कर चुका होता है और थोड़ी देर बाद लोरेन भी वहां पहुंच जाता है। जामा उसे बताता है कि मूदे बिल्कुल ठीक है, ताकि वो टेंशन ना ले। जब जामा की माँ लोरेन को देखती है तो एक लम्हे के लिए फ्रीज हो जाती है। उसे घूर कर देखती रहती है जैसे कुछ समझ रही हो, लेकिन कुछ कहती नहीं। वो लोग कुएं से सनशाइन डॉल निकाल लेते हैं और क्यूरियोसिटी में यान होंशा उसे घर के अंदर ले आती है। ओल्ड मैन यान होंशा को साइड पर ले जाकर फैमिली सीक्रेट्स बताते हैं। वो कहता है कि पुराने वक्त में जब ट्रेजर छुपाया जाता था तो इंसानी खून और एनर्जी यूज करके उसकी ऑरा दबाई जाती थी ताकि वो अच्छी तरह सील रहे। अगली सुबह मूदे देखती है कि सनशाइन डॉल जमीन से गायब है। ओल्ड मैन यान जल्दी में होता है, इसलिए सब फौरन निकल पड़ते हैं बिना ये जाने कि सनशाइन डॉल वापस से कुएं में चली गई है। ओल्ड मैन यान ट्रेजर वाली जगह ढूंढ लेता है और एक्साइटमेंट में होंशा से कहता है कि खुदाई शुरू करो, जबकि मूदे एक ट्री पर चढ़कर गार्ड बन जाती है। थोड़ी देर बाद होंशा अचानक मना कर देती है और कहती है कि वो और डिगिंग नहीं करेगी। जब मूदे हेल्प ऑफर करती है तो होंशा बताती है कि नीचे एक लाश है। ओल्ड मैन यान टूट जाता है और सारी सच्चाई कन्फेस कर देता है। सालों पहले एक एक्सपेडिशन हुई थी और वो ट्रेजर अपने पास रखना चाहता था।
इत्तेफाक से टीम के एक मेंबर मर गया और ट्रेजर की ऑरा दबाने के लिए उसकी लाश को ट्रेजर के ऊपर दफन कर दिया गया। वो ये बात बता ही रहा होता है कि पास से अजीब आवाज आती है। मूदे बाइनोक्यूलर से देखती है और नोटिस करती है कि कोई और भी एरिया में है। उधर लोरेन 13,000 और यनहवा मूदे के छोड़े हुए साइंस फॉलो करते हैं, लेकिन उन्हें एक ऐसा निशान मिलता है जो मूदे का नहीं होता। लोरेन को शक हो जाता है कि पहाड़ों में कोई तीसरा बंदा भी मौजूद है, उनके अलावा भी कोई मौजूद है। होंगशा और मूदे मिलकर कुएं का कवर खोलते हैं। जब ओल्डमैन यान देखता है कि अंदर बोन्स ही नहीं है, वो रोप नीचे डालने लगता है, लेकिन अचानक किसी चीज का अटैक हो जाता है। मूदे फौरन ओल्डमैन यान और बाकी सब के आगे आ जाती है और उस चीज को अपनी तरफ खींच लेती है। वो चीज बहुत बड़ी होती है, लंबे बालों से ढकी हुई। यान होंगशा अंदाजा लगाती है कि शायद ये वाइल्ड मैन है, लेकिन ओल्डमैन यान का ध्यान सिर्फ गायब लाश पर होता है। घबराहट में उसके मुंह से निकल जाता है कि उस आदमी की सिर्फ मौत नहीं हुई थी, बल्कि उसका गला काट कर लाश को कुएं में फेंक दिया गया था। होंगशा ये सुनकर बिल्कुल टूट जाती है। वो मान ही नहीं सकती थी कि उसका दादा कातिल है। इसी वक्त फिर से डिस्टरबेंस होता है। सनशाइन डॉल अचानक अपीयर होती है और वाइल्ड मैन ओल्डमैन यान को घसीट कर ले जाता है। मूदे उनके पीछे भागती है और वाइल्ड मैन से फाइट करती है, लेकिन पावर डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। जब वो उसका गला दबाने वाला होता है, बिल्कुल उसी वक्त लोरेन आ जाता है। आखिर में 13,000 की टॉर्च की रोशनी से वाइल्ड मैन डरकर भाग जाता है। बाद में लोरेन मूदे के जख्म बैंडेज करता है, जबकि थोड़ी दूर 13,000 और यनहवा इंस्टेंट नूडल्स पका रहे होते हैं, जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। लोरेन ने यान होंगशा को साइड पर ले जाकर पूछा कि असल में हुआ क्या था। जब उसने पूरी बात सुनी तो उसे समझ आ गया कि वाइल्ड मैन का असल टारगेट ओल्डमैन यान ही था। लोरेन ने फौरन ओल्डमैन यान को कन्फ्रंट किया और पूछा कि वो और क्या छुपा रहा है। प्रेशर बढ़ता गया और आखिरकार ओल्डमैन यान टूट ही गया। उसने सच कबूल कर लिया कि सालों पहले जब वो ट्रेजर वेल को अपना बनाना चाहता था, लेकिन उसके पास ना तो खून था और ना ही वो एनर्जी जो ट्रेजर की ऑरा दबाने के लिए चाहिए होती है। तब एक औरत वहाँ आ गई थी। उसने मौका देखकर उस औरत का गला काट दिया और उसकी लाश को जिंदा ही ट्रेजर वेल के अंदर दफन कर दिया। टाइमलाइन को जोड़कर सब इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि वाइल्ड मैन असल में उस औरत का बेटा हो सकता है। उस रात लोरेन गार्ड ड्यूटी पर खड़ा रहा, जबकि मूदे बिल्कुल सो नहीं पा रही थी। उसने चुपचाप पूछा कि अगर एक दिन वो बिल्कुल किसी और इंसान में बदल गई तो क्या लोरेन उसे पहचान पाएगा। लोरेन ने कहा कि साइंस के मुताबिक हर 7 साल बाद इंसान का जिस्म बिल्कुल नया हो जाता है। लोग बदलते रहते हैं, लेकिन अगर तुम किसी की परवाह करते हो तो चाहे वो जितना भी बदल जाए तुम उसे पहचान ही लेते हो। सुबह जब सब पहाड़ों से निकल रहे होते हैं, अचानक मक्खियों का बड़ा झुंड अटैक कर देता है। सब इधर उधर बिखर जाते हैं। ओल्डमैन यान को वाइल्ड मैन पकड़ लेता है, जबकि यनहवा और 13,000 वाइल्ड मैन के इलाके में गिर जाते हैं। केव का एंट्रेंस एक खतरनाक चट्टान के किनारा होता है और दोनों बुरी तरह पैनिक हो जाते हैं। जब सेल्फ रेस्क्यू का कोई तरीका काम नहीं आता तो दोनों जमीन पर लेट जाते हैं और डेड होने की एक्टिंग करते हैं। वाइल्ड मैन उन्हें देखता है। जब वो बिल्कुल हिलते ही नहीं तो उन्हें छोड़ देता है और साइड पर जाकर लकड़ियों को रगड़कर आग जलाता है और हड्डियां भूनना शुरू कर देता है। पावर का फर्क इतना ज्यादा होता है कि दोनों हिम्मत ही नहीं कर पाते कुछ करने की। यनहवा की आंखें मक्खियों के काटने से बुरी तरह सूज चुकी होती हैं और वाइल्ड मैन उसकी आंखों पर जड़ी बूटी का लेप लगा देता है, लेकिन डर इतना होता है कि दोनों चीखते रहते हैं। उधर लोरेन अंदाजा लगाता है कि वाइल्ड मैन ओल्डमैन यान को सीधा ट्रेजर वेल पर ले जाएगा, इसलिए वो होंगशा और मूदे के साथ वहाँ पहुँचता है। उधर 13,000 और यनहवा आहिस्ता आहिस्ता समझ जाते हैं कि वाइल्ड मैन उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। आखिरकार वो उसके पास बैठकर उसके दिए हुए सेब खाने लगते हैं। ट्रेजर वेल पर पहुंचकर लोरेन देखता है कि ओल्डमैन यान कुएं के अंदर लटका हुआ है। वो नीचे उतरकर चेक करता है, जबकि मूदे ऊपर रस्सी पकड़कर खड़ी होती है। अचानक सफेद बालों वाली औरत सामने आती है और रस्सी काट देती है। मूदे नीचे गिर जाती है, लेकिन शुक्र होता है कि लोरेन उसे पकड़ लेता है और दोनों साथ ही कुएं के बॉटम पर गिरते हैं। ऊपर सफेद बालों वाली औरत होंगशा पर अटैक करती है, जिससे वो जख्मी होकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद वाइल्ड मैन कुएं के जायजा लेने आता है। लोरेन ऊपर की तरफ फ्लाइंग नाइफ फेंकता है और इसी मौके का फायदा उठाकर मूदे कुएं से जंप लगाकर बाहर निकलती है और वाइल्ड मैन से फाइट करती है।
लोरेन भी बाहर चढ़ाता है और दूसरी फ्लाइंग नाइफ से वाइल्डमैन की टांग जख्मी कर देता है। वाइल्डमैन भाग जाता है। लोरेन मूदे को कहता है कि वो यान होंशा के पास रहे, जबकि वो वाइल्डमैन का पीछा करता है। आगे चलकर उसे एक केव का एंट्रेंस मिलता है। वो चुपचाप डेगर के साथ अंदर जाता है और देखता है कि वाइल्डमैन किसी चीज से बात कर रहा है। सीधा घुसना खतरनाक होता है, इसलिए वो वेट करता है। जैसे ही वाइल्डमैन केव से निकलता है, लोरेन अंदर घुस जाता है। उधर होश में आने के बाद होंशा मूदे को बताती है कि उसने एक भूत देखा। सफेद बाल, फीका चेहरा और गर्दन ऐसी लग रही थी जैसे काट कर एम्बर से जोड़ दी गई हो। केव के अंदर जब लोरेन देखभाल कर रहा होता है तो सफेद बालों वाली औरत उस पर अटैक कर देती है। लोरेन उसकी गर्दन पकड़ लेता है, लेकिन उसकी गर्दन पर लगा एम्बर रिएक्ट करता है। औरत एक इतनी तेज और बर्दाश्त से बाहर आवाज निकालती है कि लोरेन को लगता है कि जैसे उसका सर फट जाएगा। जैसे ही वो दोबारा अटैक करती है, वाइल्डमैन वापस आ जाता है और लोरेन की जान बच जाती है और वो केव से निकल आता है। लोरेन को यकीन हो जाता है कि वो औरत हर्ट रेलिक की पैरासाइट बन चुकी है और उसकी गर्दन पर जो एम्बर है शायद हर्ट रेलिक एक्टिवेट होने पर पिघल कर उस एम्बर के साथ फ्यूज हो गया था। यान होंशा को शक होता है कि जो एम्बर पेंडेंट मूदे ने पहले उस औरत से छीन लिया था, उसमें भी शायद हर्ट रेलिक मौजूद हो। वो पेंडेंट को पानी में रखकर टेस्ट करते हैं, लेकिन कोई करेक्टर या एल्यूजन अपीयर नहीं होता। फिर लोरेन वो करेक्टर लिखता है जो उसने देखा था, हैंग। तब उसे समझ आ जाता है कि स्पिरिचुअल मीडियम बिल्कुल सही था। हर हर्ट रेलिक के साथ एक खास कैरेक्टर होता है जो उसके कत्ल करने के तरीके को रिप्रेजेंट करता है। कोल्ड स्प्रिंग के मूरल्स देखकर स्पिरिचुअल मीडियम मुकुन को पता चला कि बहुत पुराने जमाने में डीमंस ने इंसानी दुनिया में तबाही मचा रखी थी। उस वक्त एक नेक और दानिशमंद आदमी बो यांगजी था जो लकड़ी की स्लिप से बनी एक स्क्रिप्चर स्क्रोल के साथ डीमन से लड़ता था। उसकी हिम्मत और नियत ने आसमानों को भी इम्प्रेस कर दिया। फिर आंधी, बारिश, बिजली और गरज के दरमियान 3 डिवाइन परिंदे फैंग, हुआंग और लुआन जमीन पर उतरे। उन्होंने अपनी शक्ल बदलकर एक रिंग बना ली जिससे इस स्क्रोल को बंद कर दिया गया और डीमंस हमेशा के लिए सील हो गए। गाइड की ये कहानी सुनकर स्पिरिचुअल मीडियम मुकुंद ने जानबूझकर फेंग, हुआंग और लुआन की शेप वाली 5 ब्रेसलेट्स खरीद ली। 13,000 को लगता था कि वाइल्डमैन असल में नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, इसलिए उसने मशवरा दिया कि थोड़ी दोस्ती का रवैया दिखाया जाए। जब वाइल्डमैन वापस आया तो यनहवा ने फौरन उसे एक सेब ऑफर किया, जबकि 13,000 ने दीवार पर कॉमिक्स बनाना शुरू कर दिए। हैरानी की बात ये थी कि वाइल्डमैन ने भी एक लकड़ी उठाई और ड्राइंग करनी शुरू कर दी। 13,000 ने अंदाजा लगाया कि लोरेन और बाकी लोग शायद निकल चुके हों। होंशा ने कहा कि उसके पास अब कोई करीबी रिश्तेदार नहीं बचा, तो मूदे ने उसे अपनी जिंदगी की कहानी सुनाकर तसल्ली दी। उधर लोरेन को याद आया कि मूदे का दिया हुआ डैगर गुम हो गया है, जिस पर मूदे थोड़ी उदास हुई, लेकिन लोरेन ने वादा किया कि वो हर हाल में उसे वापस लाएगा। फिर उसने 13,000 और दूसरों को बचाने का प्लान बनाया। सबसे पहले होंशा ने धुआं छोड़कर उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। आखिर मूदे और होंशा केव के अंदर गए, जबकि लोरेन बाहर गार्ड पर खड़ा रहा ताकि वाइल्डमैन पीछे से हमला ना करे। सफेद बालों वाली औरत धुएं की वजह से कमजोर हो चुकी थी और मूदे ने एक ही मूव में उसे काबू कर लिया। केव में एंटर होते ही लोरेन का पहला काम था अपने डैगर ढूंढना। मूदे ने कहा कि उसे डैगर मिल गया है और उसने लोरेन को वापस दे दिया। इसी वक्त सफेद बालों वाली औरत ने बहुत तेज चीख मारी। आवाज सुनकर वाइल्डमैन पहाड़ से नीचे भागा, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस आया और उस यनहवा को उठाकर ले गया ताकि उसे उस औरत के पास ले जा सके। रास्ते में यनहवा भाग निकला और चीखते हुए मदद मांगने लगा। उसकी आवाज सुनकर लोरेन उसके पीछे गया और होंशा भी मदद के लिए आ गई। इस तरह मूदे अकेली रह गई सफेद बालों वाली औरत पर नजर रखने के लिए। वाइल्डमैन ने लोरेन और यनहवा की तरफ फ्लाइंग नाइफ फेंका, लेकिन होंशा ने बिल्कुल वक्त पर आकर यनहवा को बचा लिया। जब सब ने होश संभाला तो वाइल्डमैन गायब हो चुका था।
उसी वक्त सफेद बालों वाली औरत ने अपने बाजू आगे घुमाया और मूदे का गला पकड़ लिया। जिंदगी और मौत के बीच मूदे की दूसरी पर्सनैलिटी जाग उठी और उसने औरत की गर्दन से हर रेलिक नोच कर आग में फेंक दिया। रेलिक छूटते ही औरत का जिस्म सिर्फ हड्डियों में बदल गया। लोरेन ने मूदे से पूछा कि असल में क्या हुआ था, लेकिन मूदे फिर से ब्लैकआउट हो चुकी थी और उसे कुछ याद नहीं था। यनहुआ ने जो इल्यूजन देखा था उसके बेस पर लोरेन ने अंदाजा लगाया कि असल हर्ट रेलिक पहले कुएं के अंदर स्केलेटन के साथ था, फिर बाद में उस औरत से चिपक गया जिसका गला काटा गया था। उस औरत ने एम्बर को कीमती चीज समझकर उसका एक हिस्सा अपने बच्चे को दे दिया। जब मूदे ने एम्बर हटा दिया तो वाइल्ड मैन अपनी असल फितरत पर लौट आया और बिल्कुल दोस्ताना हो गया। वो वापस केव की तरफ चला गया। 13,000 ने समझा कि यनहुआ मर चुका है, तो गम और गुस्से में उसने पत्थर उठाकर वाइल्ड मैन पर हमला करने का सोचा, लेकिन ज्यादा जज्बात की वजह से उसे पेट में दर्द और चक्कर आ गए। वाइल्ड मैन ने जब ये देखा तो उसे उठाकर केव से बाहर ले गया। मूदे ने अपनी चिंगोंग यूज करके केव तक पहुंचकर देखा, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। केव के म्यूरल्स देखकर मूदे ने समझा कि सिर्फ एक ही वाइल्ड मैन नहीं बल्कि और भी हो सकते हैं। खाना और पानी खत्म हो रहा था, इसलिए लोरेन ने कहा कि पहले नीचे जाकर सप्लाईज लेते हैं, फिर वापस आकर 13,000 को ढूंढेंगे। उधर वाइल्ड मैन 13,000 को उठाकर गांव ले गया, लेकिन गांव वालों ने गलत समझ लिया कि वो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। सब लोग मिलकर वाइल्ड मैन पर टूट पड़े और आखिरकार उसे मार दिया। जब लोरेन और बाकी लोग गांव वापस आए तो 13,000 ने देखा कि यनहुआ जिंदा है और वो जबरदस्त गिल्ट के साथ रो पड़ा। उसने सबको पूरी कहानी बताई कि उसका प्लान सिर्फ मुर्दा बनकर बच निकलने का था। उसे अंदाजा ही नहीं था कि वाइल्ड मैन उसे सीधा गांव उठाकर ले जाएगा। वाइल्ड मैन ने असल में झामा को बाहर निकालने के लिए हंगामा किया था और जब झामा ने उसे देखा तो पीछा किया। 13,000 ने पूरी कोशिश की कि गांव वालों को रोके, लेकिन किसी ने हंटिंग राइफल उठा ली और वाइल्ड मैन चट्टान से नीचे गिर गया। 13,000 खुद को इस सब का जिम्मेदार समझकर टूट गया। सब ने उसे तसल्ली दी कि शायद वाइल्ड मैन जिंदा हो, लेकिन इसी वक्त गांव वाले ढोल और नगाड़े बजाते हुए वापस आए और वाइल्ड मैन की लाश गांव में ले आए। ये देखकर 13,000 बिल्कुल संभल न सका और गिर पड़ा। और ओल्ड यान का केस काफी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था, इसलिए होंशा को इन्वेस्टिगेशन के लिए वहीं रुकना पड़ा। 13,000 भी रुकना चाहता था। उसके दिल पर जो गुजरी थी उससे अभी तक निकल नहीं पा रहा था, लेकिन हर्ट रेलिक का मामला डीले नहीं हो सकता था। इसलिए लोरेन बाकी लोगों ने फैसला किया कि रेलिक के साथ पहले लिक्शी वापस जाते हैं। रवाना होने से पहले झामा ने लोरेन को एक छोटा सा पाउच दिया। उसने कहा कि उसकी माँ समझ गई थी कि लोरेन के दिल में कोई बात दबी हुई है और वो चाहती थी कि वो उस बात को छोड़कर हिम्मत से अपनी पसंद के इंसान का पीछा करे। 13,000 एक लाल सेब लेकर चट्टान के पास गया वाइल्ड मैन को याद करने के लिए। होंशा ने छोटे सफेद फूलों का गुलदस्ता बनाया। 13,000 ने उसे कहा कि अगर उसे अपने दादा की याद आए तो बस रो लेना, दिल हल्का हो जाता है। कैंडल को देखकर 13,000 भी अपनी आंखों के आंसू रोक ना सका। मूदे ने पाउच को देखा, उसके अंदर ब्रेसलेट था जो जामा की माँ ने बुना था, बिल्कुल वैसा ही जैसे पहले मूदे को दिया गया था। मूदे ने लोरेन को बताया कि ये रोमांटिक फेट के लिए होता है। रास्ते में थोड़ा रेस्ट लेते हुए लोरेन ने आखिर हिम्मत करके मूदे से अपने दिल की बात कह दी। मूदे ने खुद ब्रेसलेट उसके हाथ पर पहनाया और दोनों ने एक हग किया। मूदे की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। जब हर्ट रेलिक को वाटर टैंक में डाला गया तो उसका बिहेवियर नॉर्मल नहीं रहा। लोरेन को यकीन हो गया कि उनका पहले का अंदाजा ठीक था। अभी एक और वाइल्ड मैन और एक और एम्बर का हिस्सा बाकी है। जो एम्बर उनके पास था वो कंप्लीट नहीं था। स्पिरिचुअल मीडियम की रिसर्च भी इसी तरफ इशारा कर रही थी, लेकिन असल में कितने हर्ट रेलिक हैं इसका जवाब उसके पास भी नहीं था। उधर अंकल झांग ने जैसे ही सुना कि यनहुआ वापस आ गया है उसे बुलाकर अच्छी खासी क्लास ले ली। साथ ही अंकल झेंग ने भी लोरेन को सुनाया।
जबकि मूदे ऊपर बैठकर मेलन सीड्स खाते हुए सब कुछ एंजॉय कर रही थी। जब लॉरेन को पता चला कि लियांशु ने पिंगटिंग का ख्याल रखा है तो उसने अंकल जेंग को साफ कह दिया कि लियांशु से ज्यादा दोस्ती ठीक नहीं। होंशा को घर छोड़ने के बाद 13,000 ने फ्यूनरल की सारी प्रिपरेशंस की लिस्ट बना ली। इसी दौरान एक डेट कलेक्टर आ गया। होंशा ने गुस्से में लड़ने का मूड बना लिया, लेकिन 13,000 ने फौरन उसे रोक लिया। जब पूरा मामला समझा तो पता चला कि घर जो पहले ही गिरवी रखा गया था वो कर्जा कवर नहीं कर रहा। अभी भी 1.2 मिलियन बाकी था। होंशा ने फौरन कहा कि वो बाकी पैसा खुद चुका देगी। 13,000 ने उसे तसल्ली दी कि वो अकेली नहीं है, सब दोस्त उसके साथ हैं। रेस्टोरेंट का रेनोवेशन चल रहा था और अंकल जेंग ने पेंटिंग की देखभाल लियांशु के हवाले कर दी। लॉरेन ने सीधी बात की और लियांशु से पूछा कि उसकी असल नीयत क्या है। लियांशु ने कहा कि वो बस अच्छा बनना चाहता है। लॉरेन का उस पर भरोसा कम देखकर मूदे ने कहा कि वो खुद ज्यादा वक्त पेंटिंग के साथ रहेगी और रेस्टोरेंट के कामों पर भी नजर रखेगी। एक दिन मूदे लियांशु के साथ वॉलपेपर देखने गई, जब अचानक पेंटिंग खड़ी हुई और बोली, सिस्टर गो अपस्टेयर्स। फिर उसने का इशारा भी किया। इसी वक्त जामा का फोन आया। उसने बताया कि जो मरा था वो वाइल्ड मैन नहीं बल्कि एक ऐप था और जो मूनलाइट माउंटेन्स का गायब गांव था उसके बारे में भी उसने सुना कि 20 साल पहले एक औरत पर वाइल्ड मैन ने हमला किया था और अफवाह ये थी कि उसने आधा वाइल्ड बेबी पैदा किया। उस औरत का शौहर मना करता रहा, लेकिन आखिर वो सब कुछ छोड़कर पहाड़ों में चली गई और कभी वापस नहीं आई। इसी बीच पेंटिंग पूरा दिन सिस्टर गो अपस्टेयर्स रिपीट करती रही। लॉरेन ने सर्विलियंस चेक की और देखा कि जब भी लियांशु हर्ट रेलिक के रूम के पास आती है, रेलिक एबनॉर्मल रिएक्ट करता। लॉरेन ने फौरन 13,000 और यनहवा को फोन किया कि मूदे को ढूंढने, लेकिन तब तक मूदे को बेहोश करके लियांशु ले जा चुकी थी। पुलिस को इन्वॉल्व करना मुमकिन नहीं था, इसलिए लॉरेन ने एक एक कैमरे की फुटेज खुद देखना शुरू की। उधर लियांशु ने मूदे को बांध दिया और अपनी गर्दन में लटका हुआ एम्बर का टुकड़ा उसे दिखाया। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई। उसे अपनी माँ से शिद्दत से नफरत थी, क्योंकि उसकी माँ ने लोगों की बातों की परवाह किए बगैर पहाड़ों का रुख किया वाइल्ड मैन की देखभाल के लिए और उसे और उसके बाप को अकेला छोड़ दिया। बाद में उसके बाप ने वाइल्ड मैन को मार दिया, लेकिन फिर भी उसकी माँ बिना सोचे समझे दोबारा पहाड़ों में चली गई। काफी अरसे बाद जब वो माँ वापस आई तो सिर्फ एक चीज छोड़ गई, एम्बर का एक टुकड़ा। लॉरेन को लियांशु की कार मिल गई और तीनों ने अलग अलग होकर मूदे को ढूंढना शुरू किया। आखिरकार उन्हें लियांशु जमीन पर बैठी हुई मिली, बुरी तरह जख्मी हालत में। लॉरेन ने यनहवा को कहा कि एम्बर लेकर वापस जाओ, जबकि वो और 13,000 मूदे की तलाश जारी रखते हैं। लियांशु ने बताया कि जब उसकी पहली मुलाकात लॉरेन से हुई, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ जो उसे डरा देता था। बाद में जब वो उसके दोस्तों से मिली तो वही फीलिंग दोबारा आई। उसने खुद ही अंकल जेंग और बाकी लोगों से दोस्ती बढ़ाई और पता नहीं कैसे वो सेकंड फ्लोर के उस रूम की तरफ खींचती चली गई। फिर उसके दिमाग में एक खौफनाक ख्याल आया, मूदे को लटका देने का। लियांशु ने डर के साथ बताया कि जब उसने मूदे को लटकाया तो मूदे अचानक बदल गई, रस्सी तोड़ दी और उस पर हमला कर दिया। जब हर्ट रेलिक मर्ज हुआ तो वॉटर इमेज दोबारा नजर आई, वही प्लेनटेन कोर्टयार्ड जो कभी जला दिया गया था। 13,000 ने कहा कि उसने घर के अंदर बहुत सी पेंटिंग्स देखी थी, जिनमें लियांशु की माँ, लियांशु और छोटा वाइल्ड मैन साथ खेलते हुए दिखाए गए थे। लियांशु ने बताया कि पेंटिंग उसे ही सिखाई थी और जब तक वो फ्रेंडली एक्ट करती रहती तभी उसकी माँ उसे वाइल्ड चाइल्ड के साथ अकेले खेलने देती थी। बाद में लियांशु ने जहर खाने का ड्रामा किया
ताकि छोटा वाइल्ड मैन उसे गांव ले जाए। जैसे ही वो अंदर गई उसने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया और गांव वालों ने वाइल्ड चाइल्ड को भगा दिया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कभी 13,000 के साथ हुआ था। ये सुनकर 13,000 इमोशनली टूट गया। उसने लियांशु का हाथ छोड़ दिया और कहा, तुम इतनी अच्छी माँ और भाई डिजर्व ही नहीं करती। उधर लोरेन मुदे को पागलपन में ढूंढता रहा और इसी दौरान उसका भयानक कार एक्सीडेंट हो गया। जमीन पर मुदे का कैट हेयर टाई पड़ा हुआ था। इमरजेंसी से निकलने के बाद मुदे को आईसीयू ले जाया गया। होश में आने के बाद उसने हॉस्पिटल से खुद ही डिस्चार्ज ले ली। लोरेन ने फौरन 13,000 को फोन किया। उसने बताया कि अंकल झांग ने एक नोट छोड़ा है कि वो और लैंडलेडी ट्रिप पर जा रहे हैं। बाद में लोरेन हुआचिंग के एक साइकोलॉजिकल क्लिनिक में हो जीहोंग से मिला। जीहोंग ने बताया कि जब मुदे 15 साल की थी तो एक दिन वो अपनी बेस्ट फ्रेंड शेन वेन के साथ स्कूल से भागकर मूवी देखने गई। रास्ते में उनका सामना कुछ बदमाश लड़कों से हो गया। आखिरकार हो जीहोंग और शेन वेन की माँ ने शेन वेन की लाश एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास ढूंढी और मुदे बिल्डिंग से गिर चुकी थी और बेहोश थी। कल्प्रिट्स को सजा मिल गई, लेकिन शेनवेन का खानदान नहीं माना। उन्होंने हर चीज का जिम्मेदार मुदे को ठहरा दिया क्योंकि मुदे के सर पर चोट लगी थी। उसकी यादें क्लियर नहीं थीं और वो अपना बचाव भी नहीं कर सकी। बाद में जीहोंग और मुदे शहर छोड़कर चले गए और 8 साल तक इलाज के लिए इधर उधर भटकते रहे। डॉक्टर्स ने कहा कि मुदे का केस नॉर्मल नहीं है, इसलिए जीहोंग ने उसके रूम में सर्विलियंस कैमरा लगवा दिए। लोरेन ने फुटेज देखी जहां मुदे कभी बिल्कुल अलग बन जाती थी, फिर नॉर्मल हो जाती थी। डॉक्टर ने समझाया कि ये मल्टीपल पर्सनैलिटी नहीं बल्कि ट्रॉमा की वजह से पर्सनैलिटी स्प्लिट है। सोसाइटी के साथ एडजस्ट करने के लिए वाइट मुदे रोजमर्रा की जिंदगी में रहती थी, लेकिन जब भी उसका जिस्म एक्सट्रीम डेंजर या पेन फेस करता तो ब्लैक मुदे जाग जाती सिर्फ सर्वाइवल के लिए। अब ब्लैक मुदे वापस आ चुकी थी। इसी बीच यनहवा को फिर से विजन्स आने लगे। एक डार्क रेड केव जहां खून जैसे धागे लटक रहे थे। 13,000 से बात करके उन्होंने ये सब लोरेन को बता दिया। ब्लैक मुदे के पास व्हाइट मुदे की सारी यादें होती हैं, लेकिन फीलिंग्स बिल्कुल अलग होती हैं। सब तैयारी के बाद लोरेन मुदे से मिलने गया। इस दफा मुदे बिल्कुल कोल्ड थी। अब कंफर्ट देने वाला लोरेन खुद बन गया। उसने कहा कि मूवी देखना और शॉर्टकट लेना तुम्हारा आइडिया नहीं था। तुमने भागते हुए शेनवेन को कवर किया और वो तुम्हें बचाने वापस आई, इसीलिए उसकी जान चली गई। लेकिन मुदे ने इस बात से सीधा इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसने जानबूझकर उन बदमाशों को प्रोवोक किया था। व्हाइट मुदे को शायद सब याद ना हो, लेकिन ब्लैक मुदे को सब कुछ याद है। ये सुनकर लोरेन हिल गया। ब्लैक मुदे सिर्फ उस वाक्य के बाद ही पैदा नहीं हुई थी। ब्लैक मुदे ने लोरेन की साथ फेस करेंगे वाली बातों का मजाक उड़ाया। उसने कहा कि तुम खुद भी सीक्रेट से भरे हो। तुम्हें पहले ही कुछ गलत लग रहा था, लेकिन तुमने इग्नोर करना बेहतर समझा। फिर उसकी नजर लोरेन के ब्रेसलेट पर पड़ी। उसने ठंडे लहजे में कहा कि उसने अपना ब्रेसलेट कब फेंक दिया है। व्हाइट मुदे कभी वापस नहीं आएगी और अब वो अकेली ही काफी स्ट्रॉन्ग है। हो जीहोंग को मुदे को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस हुआ। हो जीहोंग उसे इस हाल में देखकर बहुत गिल्टी फील करती है, लेकिन मुदे बिल्कुल डिफरेंट टोन में जवाब देती है। वो कहती है कि आपने जो कर सकती थी किया, और सबसे हैवी लाइन ये होती है कि उसे अब फर्क ही नहीं पड़ता कि वो बीमार है या नहीं। इसका मतलब ये है कि मुदे अपनी स्प्लिट पर्सनैलिटी से लेड नहीं रही, वो उसे अपनी रियलिटी मान चुकी है। दूसरी तरफ लोरेन कार चलाते हुए बस मुदे के बारे में सोचता रहता है। उसे एहसास होता है कि अगर उसकी फ्यूचर लाइफ में मुदे नहीं होगी तो वो फ्यूचर उसे चाहिए ही नहीं। इसी रियलाइजेशन के बाद वो गाड़ी वापस मोड़ देता है और क्लिनिक लौट जाता है, लेकिन तब तक मुदे ऑलरेडी भाग चुकी होती है और नोट छोड़ गई होती है कि उसे मत ढूंढना। ट्रेन में मुदे एक लड़की चेंगली को गुंडों से बचाती है। यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो अननेसेसरी वायलेंस नहीं करती, बस कंट्रोल करके
से सिचुएशन हैंडल करती है। जेंगली शुक्रिया में उसे अपनी आंट के हॉटपॉट रेस्टोरेंट में काम ऑफर करती है। मुदे जानबूझकर सबसे लो प्रोफाइल का काम चूज करती है, बर्तन धोना। ये दिखाता है कि वो स्पॉटलाइट हीरो वाली लाइफ और डेंजर से दूर रहना चाहती है। वो नॉर्मल इंसान की तरह जीना ट्राई कर रही है। इधर लोरेन रेस्टोरेंट ओपनिंग साइट पे रख कर सिर्फ मुदे को ढूंढने पर फोकस करता है। उसे मुदे के बचपन के सामान में एक ड्राइंग मिलती है, मुदे और उसकी माँ की। तब उसे समझ आता है कि मुदे का इमोशनल ट्रॉमा सिर्फ रीसेंट इंसिडेंट से नहीं बल्कि उसकी माँ से जुड़ा हुआ है। मुदे जेंगली से एक गोल शेप की बिल्डिंग का एड्रेस ढूंढवाती है, वहीं जहां वो बचपन में रहती थी। पता चलता है कि वो लिंचियो सिटी वेलफेयर इंस्टीट्यूट में पली बड़ी है, मतलब उसकी माँ या फैमिली सिचुएशन पहले ही ब्रोकन थी। रेस्टोरेंट में एक दिन कुछ बदतमीज कस्टमर जेंगली को तंग करते हैं। मुदे आगे आती है। गैंग लीडर छाओगे उसे प्रोवोक करता है, लेकिन मुदे सिर्फ कुछ सेकंड में उसे कंट्रोल करके डेगर उसकी गर्दन के पास रख देती है। यहाँ फिर से ये दिखाया जाता है ब्लैक मुदे रथलेस हो सकती है, लेकिन बेकार में किसी को मारती नहीं। फिर मुदे ऑनलाइन रेड हिल्स सर्च करती है। उसे एक जगह टैंगमा स्कल्पचर टेरेस की हॉरर टाइप स्टोरीज मिलती हैं। एक तस्वीर में जो रेड हिल्स होती हैं वो बिल्कुल वैसी ही होती हैं जैसे उसकी माँ पहनती थी उसकी यादों में। ये चीज उसके लिए बड़ा ट्रिगर बन जाती है। वो रात को अकेली वहाँ चली जाती है। वहाँ एक पेनकेक वाली आंटी से उसे अपनी माँ के बारे में पता चलता है। लोग कहते थे कि उसकी माँ को कोई अजीब बीमारी थी जिसमें जिस्म गलने लगता था। उसने एक डॉक्टर को चाकू मारा, फिर ब्रिज से कूदकर जान दे दी। लोग उस जगह को कर्ज समझकर उसका जिक्र भी नहीं करते। यहाँ से समझ आता है कि मुदे की माँ की डेथ वॉयलेंट और शेम से भरी थी और सोसाइटी ने उसे विलेन बना दिया। छोटी मुदे के पास सच जानने का कोई तरीका नहीं था, सिर्फ दर्द और कंफ्यूजन मिला। मुदे फिर अपनी पुरानी बिल्डिंग देखने जाती है जो अब खाली और टूट चुकी होती है। इधर उसका पास्ट पूरी तरह जागने लगता है। इसी दौरान छाओगे का आदमी चांगतोंग टेरेस के पास होता है। दूर एक औरत हाई हील में खड़ी नजर आती है। ये रियल है या इल्यूजन क्लियर नहीं है। मुदे को एक विजन ड्रीम जैसा आता है। वो खुद रेड जैकेट और रेड हील्स पहने ब्रिज पर खड़ी है, बिल्कुल अपनी माँ की इमेज जैसी। फिर सबसे डेंजरस मोमेंट आता है। उसकी पर्सनैलिटी स्प्लिट होती है। व्हाइट मुदे सिर्फ देख रही होती है, ब्लैक मुदे कंट्रोल ले लेती है और मुदे खुद को जांगतोंग को तो धक्का देते हुए देखती है। उसने महसूस किया कि जैसे वो खुद नहीं कोई और उसके अंदर से ये कर रहा है। इसका मतलब ब्लैक मुदे अब सिर्फ डिफेंस मोड नहीं बल्कि एक्टिव डिसीजन मोड में आ रही है। ब्रिज का सिंबल भी हैवी है। उसकी माँ ने ब्रिज से जंप किया था। अब मुदे ब्रिज पर किसी को गिरा रही है। पास्ट का ट्रॉमा प्रेजेंट में रिपीट हो रहा है, लेकिन रोल्स उल्टे हो गए। इस पॉइंट पर मुदे की पर्सनल ट्रेजेडी, उसकी माँ का राज, उसकी स्प्लिट पर्सनैलिटी और हार्ट रेलिंग वाली सुपरनेचुरल लाइन सब एक दूसरे के साथ मर्ज होने लगते हैं। पुलिस जेंगली की आंट के हॉटपॉट रेस्टोरेंट पर आ जाती है। यहाँ से सिचुएशन सीरियस हो जाती है। जेंगली घबरा कर मुदे को बताती है कि तुमने किसी को मार दिया है। ये सुनते ही मुदे का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ऑन हो जाता है। वो फौरन दीवार फाड़ कर भाग जाती है। पुलिस उसका पीछा करती रहती है, मतलब अब ऑफिशियली वो मर्डर सस्पेक्ट बन चुकी है। छुपते हुए एक चौराहे पर मुदे को अचानक लोरेन की कार नजर आती है। ये कोइंसिडेंस नहीं लगता, स्टोरी हमेशा इन दोनों को एक दूसरे तक ले आती है। उधर लोरेन रेस्टोरेंट पहुंचकर जानता है कि मुदे मर्डर केस में फंस गई है। रात को मुदे खुद लोरेन के पास आती है। वो कहती है कि उसे नानतियन से भागना है और उसकी कार के ट्रंक में छुप कर निकलना चाहती है। वो दुनिया से नहीं खुद से भाग रही है। इसी रात एक और सीन होता है जो सुपरनेचुरल लेयर को और गहरा कर देता है। जांग गांगुआ रूफटॉप पर जाता है और वहाँ मुदे की माँ श्यांगसिलान खड़ी होती है, रेड लेदर जैकेट और रेड हाई हील्स में, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुदे के विजन में आता था। वो कहती है कि उसे पहले स्किन डिसीज थी जो पूरे जिस्म में फैल गई। लोग उससे नफरत करने लगे। उसे शहर का दाग समझा गया।
आहिस्ता आहिस्ता वो कहती है कि वो नांथियन शहर का हिस्सा बन गई। ये लिटरल है या मेटाफोरिकल या हार्ट रैली से जुड़ा हुआ कुछ, अभी सब मिस्ट्री है। वो जांग गांगुआ से कहती है 20 साल से इंतजार कर रही थी, अब गेम शुरू करें। ये क्लियरली किसी पुराने पैक्ट या प्लान की तरफ इशारा है। इधर लोरेन मूदे के लिए खाना बनाता है। वो उससे सीधा पूछता है, क्या तुमने वाकई किसी को मारा है? मूदे ऑनेस्टली कहती है उसे खुद नहीं पता। ब्लैक मूदे बोलती है कि उसकी यादों वाले हिस्सों में उसने नहीं मारा, लेकिन व्हाइट मूदे ने क्या किया उसे नहीं पता। मतलब उसका माइंड ही विटनेस भी है और सस्पेक्ट भी। लोरेन एक इम्पोर्टेंट बात कहता है, ब्लैक और व्हाइट अलग नहीं, तुम दोनों मूदे हो। वो उसे भागने से रोकता है क्योंकि भागना गिल्ट जैसा लगता है और केस और बिगाड़ता है। वो उसे सेल्फ डिफेंस ट्रेन करने लगता है गेम के थ्रू। ये इमोशनल भी है और सिंबॉलिक भी। वो उसे कंट्रोल वापस देना चाहता है। फिर पता चलता है कि 3 विटनेस हैं, मा चाओ, सोंग तिये और चाओ के का ग्रुप। कहते हैं चांग तोंग ब्रिज से गिरा और मूदे ने धक्का दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग 13,000 और बाकी लोग आ जाते हैं। मूदे उन सब से ठंडी और तीखी बातें करती है। ये ब्लैक मूदे का इमोशनल वॉल है। वो अटैचमेंट से बच रही है। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। यनहवा अपना पुराना गैंगस्टर लुक निकालता है, टैटूज, शो, बाल स्लिक बैक, गोल्ड चेन, ताकि माचाओ तक पहुंच सके। लेकिन माचाओ के पास बहुत बंदे होते हैं। सिचुएशन खराब होती देखकर 13,000 ड्रामेटिक एंट्री लेता है। बोतल यनहवा के सर पर तोड़ता है, जो असल में शुगर की बोतल होती है। ये एक फेक गैंग सिग्नल था, लेकिन माचाओ को लगता है कि ये लोग सीरियस टाइप के हैं। माचाओ बताता है कि उस रात वो लोग ब्रिज पर थे। चांग तोंग रेलिंग पर खड़ा था और मूदे ने उसे पुश किया। दूसरा गवाह सोंग तिये कहता है कि उसने चीख सुनी और मूदे को वहां देखा। तीसरा विटनेस यूपिंग भी मूदे को पहचान लेता है। सब लोग टूट जाते हैं। सब गवाह उसी का नाम ले रहे हैं, लेकिन यनहवा लोरेन का दिमाग काम करता है। वो नोटिस करता है कि ब्रिज पर स्ट्रीट लाइट ही नहीं थे। रात का वक्त था। चांग तोंग ब्रिज के बीच गिरा। इतनी अंधेरी जगह पर इतनी कॉन्फिडेंटली किसी का चेहरा पहचानना बहुत मुश्किल है। ये तीनों गवाह बिना हिचकिचाहट मूदे का नाम कैसे ले रहे हैं? यहाँ से डाउट स्ट्रॉन्ग होता है। या तो उन्हें पहले से मूदे का चेहरा पता था, या किसी ने उनके दिमाग पर असर डाला, या कोई इल्यूजन, हार्ट रैली इन्फ्लुएंस हो सकता है। फिर तेंगमा स्कल्पचर टेरेस पर पता चलता है कि माचाओ ने चांग तोंग के लिए कागज जलाकर ऑफरिंग की। मतलब वो गिल्ट या डर में है। 13,000 साइकोलॉजिकल प्रेशर डालता है। माचाओ टूट जाता है और पागल की तरह भागता है। चेस में 13,000 का हाथ उसके चेहरे को लगता है और फौरन उस जगह जलने का निशान आ जाता है। ये नॉर्मल नहीं, जैसे कोई अनसीन एनर्जी रिएक्ट कर रही हो। कुछ देर बाद माचाओ कार एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है। जब 13,000 हेल्प करने जाता है, भीड़ उसी पर इल्जाम लगा देती है। मतलब जो सच के करीब जा रहा है उसी को फंसाया जा रहा है। इस पॉइंट पर स्टोरी क्लियर सिग्नल देती है। ये सिंपल मर्डर केस नहीं, कोई या तो लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है, या कोई हर्ट रियली सुपरनेचुरल फोर्स लोगों की परसेप्शन चेंज कर रही है, या मूदे की मां श्यांग सिलान का गेम शुरू हो चुका है। और सबसे स्केरी चीज, मूदे खुद श्योर नहीं कि उसने क्या किया। यहाँ से स्टोरी का मेन सवाल बन जाता है, क्या मूदे को फंसाया जा रहा है या उसका दूसरा रूप सच में कंट्रोल खो रहा है। सबसे पहले हमें पता चलता है कि 13,000 पर झूठा इल्जाम लगाया गया था कत्ल का। बेचारा बिल्कुल बेकसूर था, लेकिन फिर भी उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। जब वो वहाँ से बाहर आता है तो यान होंगशा उसकी साइड लेती है और उसका साथ देती है। ये देखकर 13,000 अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है, लेकिन जाहिर नहीं करता। जब किसी ने यान होंगशा को धमकाया तो वो फौरन उसके सामने प्रोटेक्टिवली खड़ा हो गया, जैसे कह रहा हो कि जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर वो लोरेन और बाकी सबको बताता है कि असल में हुआ क्या था। वो कहता है कि जब उसने माचाओ के चेहरे को टच किया तो उसकी स्किन अजीब तरीके से जलती हुई महसूस हुई
और उस पर छालों का एक सर्कल बन गया जो पुराने जमाने के चाइनीज कैरेक्टर की शेप में था। ये बात सबको शॉक कर देती है। मूदे को शक होता है कि शायद हर्ट ब्रेन मा चाओ के पास है, लेकिन फिर वो खुद ही सोचती है कि अगर ऐसा होता तो बाकी दो गवाहों का क्या। हर कोई तो हर्ट ब्रेन कैरी नहीं कर सकता, यानी पजल का एक हिस्सा मैच करता है, लेकिन पूरी तस्वीर अभी भी क्लियर नहीं होती। उस रात लोरेन चुपके से मा चाओ के हॉस्पिटल रूम में घुसता है और एक्सपेरिमेंट करता है। वो अपना खून मा चाओ के चेहरे पर टपकाता है, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं होता। इससे वो ये कंक्लूजन निकालता है कि हार्ट ब्रेन मा चाओ के पास नहीं है, मतलब असली राज कहीं और छुपा हुआ है। अगला सीन इमोशनल हो जाता है। मूदे सड़क पर लोगों को अपने बच्चों से प्यार करते देख रही होती है। ये देखकर उसे अपनी माँ याद आती है जो उसे रिजेक्ट कर चुकी थी। उसका दिल टूट जाता है और वो बहुत उदास हो जाती है। लोरेन उसे तसल्ली देता है और कहता है कि प्यार हर इंसान में मुख्तलिफ क्वांटिटी में होता है, लेकिन जो शख्स तुमसे सच्चा प्यार करता है उसके लिए तुम चाहे जितनी मुश्किल क्यों ना हो, तुम फिर भी उसका सबसे कीमती खजाना होती हो। मूदे कहती है कि वो अपनी माँ को ढूंढना चाहती है। लोरेन पूछता है कि तुम इतनी डिटरमाइंड क्यों हो। मूदे जवाब देती है कि वो सिर्फ वो जगह देखना चाहती है जहाँ से वो आई थी, जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ। ये सुनकर लोरेन इमोशनल हो जाता है और उसके सर पर हाथ रखने की कोशिश करता है, लेकिन मूदे उसका हाथ हटा देती है। इससे पता चलता है कि वो अभी भी इमोशनल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहती है। फिर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट आता है। दो गवाह थे जिन्होंने मूदे के खिलाफ गवाही दी थी। लोरेन एक गवाह की जिम्मेदारी लेता है और यनहवा दूसरे की। जब दोनों गवाहों का कांटेक्ट लोरेन और उसकी टीम के खून से होता है तो वो अपने पहले वाले बयान वापस ले लेते हैं, मतलब सच सामने आने लगता है। मूदे का नाम साफ हो जाता है और सब लोग खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन मिस्ट्री अभी खत्म नहीं हुई। 13,000 नियर बाय शॉप्स की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। उसे एक्सीडेंट वाले दिन एक अजीब चीज नजर आती है। जब मा चाओ का कार एक्सीडेंट हुआ था, एक औरत रेड लेदर जैकेट और रेड हाई हील्स पहने वहाँ मौजूद थी और उसका बिहेवियर बहुत स्ट्रेंज था। मूदे फौरन कहती है कि उसका इंस्टिंक्ट कह रहा है कि शायद वो औरत उसकी माँ हो सकती है। ये ट्विस्ट कहानी को और ज्यादा सस्पेंसफुल बना देता है। अब घांगुआ श्यांगजिलान को रोकता है और कहता है कि ये गेम सिर्फ वो अकेली नहीं खेल रही, इसमें और भी लोग शामिल हैं। यानी अब हमें पता चलता है कि असली खेल बहुत बड़ा है और इसके पीछे मल्टीपल प्लेयर्स हैं। सबसे पहले हमें पता चलता है कि जिस डॉक्टर को श्यांगजिलान ने जख्मी किया था उसका नाम दिंग को हुआ था। उस वाक़े के बाद उसने अपना प्रोफेशन ही बदल दिया था और डॉक्टरी छोड़कर एक बुक स्टोर खोल ली। लोरेन और मूदे उससे मिलने जाते हैं ताकि पुरानी सच्चाई जान सकें, लेकिन जैसे ही दिंग कोहुआ को श्यांगजिलान का नाम सुनाई देता है वो कंट्रोल खो देता है। वो फौरन उसकी मेडिकल फाइल निकाल कर कहता है कि उसने उसे पहले ही ठीक कर दिया था। फिर अचानक वो अपनी नाक और मुंह ढक लेता है और लगता है जैसे खुद को ही घुटन से मारने की कोशिश कर रहा हो। उसकी बेटी फौरन समझाती है कि उसके फादर सालों से मेंटल इलनेस का शिकार हैं। उसके एपिसोड्स 20 साल पहले शुरू हुए थे। जब भी वो कोई मेडिकल रिकॉर्ड देखता उसे झूठ बोलने का जोर का इम्पल्स होता था। इस वजह से उसने बहुत सी गलत डायग्नोसिस की, जिनमें श्यांगजिलान भी शामिल थी। एक दिन दिंग कोहुआ उसके पास गया और बोला कि उसे एक और डॉक्टर मिल गया है जो उसका इलाज कर सकता है, लेकिन तब तक श्यांगजिलान पर नेबर्स के प्रेशर और ताने इतने ज्यादा हो चुके थे कि वो मेंटल ब्रेकडाउन का शिकार हो गई थी। उसने गुस्से में आकर किचन नाइफ से दिंग कोहुआ पर हमला कर दिया। डॉक्टर की बेटी बताती है कि हॉस्पिटल वालों ने देखा कि उसकी पीठ का एक बड़ा हिस्सा गायब था, हालांकि उसे सिर्फ एक ही दफा चाकू लगा था। ये बात सबको हैरान कर देती है।
क्योंकि ये नॉर्मल इंजरी जैसा बिल्कुल नहीं लगता। बाद में किसी ने रिपोर्ट किया कि शियांग सेलान जैसी दिखने वाली एक औरत तेंगमा स्कल्पचर टेरेस पर देखी गई थी। जैसे ही तेंग को हुआ ये नाम सुनता है वो अचानक होशियार हो जाता है और बार बार वही अल्फाज दोहराने लगता है, तेंगमा स्कल्पचर टेरेस, तेंगमा स्कल्पचर टेरेस, जैसे उस नाम का उसकी यादों से कोई गहरा ताल्लुक हो। अब एंट्री होती है फियोनिस टास्क फोर्स की इन्वेस्टिगेशन। वो रात के वक्त तेंगमा स्कल्पचर टेरेस जाकर चेक करते हैं और पता चलता है कि जितने भी लोगों ने उन पर झूठे इल्जाम लगाए थे वो सब कभी ना कभी उस जगह जा चुके हैं। लोरेन फौरन डिडक्शन करता है कि उन सब के अंदर हार्ट ब्रेन हेयर्स इम्प्लांट किए गए थे। वो एक ट्रैप सेट करता है और एक इल्यूजन को बाहर निकाल लेता है। चेस के दौरान उसे अचानक रेड हाई हील्स का एक पेयर मिलता है, बिल्कुल वही क्लू जो पहले सीसीटीवी फुटेज में नजर आया था। लोरेन का कहना है कि शियांग सेलान हवा के जरिए या किसी वायरस जैसी चीज रिलीज करके लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, लेकिन अच्छी बात ये है कि उनकी टास्क फोर्स उस इफेक्ट से इम्यून है। फिर सब लोग टेरेस पर छुप कर बैठ जाते हैं और वेट करते हैं। कुछ देर बाद शियांग सेलान खुद वहां आ जाती है। मूदे उसका पीछा करती है और जब उसे पास से देखती है तो शॉक हो जाती है, क्योंकि शियांग सेलान का चेस्ट अंदर से खाली होता है, जैसे वहां कुछ हो ही ना। अचानक शियांग सेलान बिल्डिंग से जंप करने लगती है। मूदे बिना सोचे समझे उसे बचाने के लिए आगे कूद जाती है, लेकिन जंप करते ही उसे एहसास होता है कि ये एक ट्रैप था। वो मुश्किल से दीवार पकड़ कर लटक जाती है और गिरने से बचती है। इसी वक्त शियांग सेलान शीशा का टुकड़ा उठाती है और मूदे पर हमला करने के लिए झपट पड़ती है, लेकिन अगले ही सेकंड लोरेन वहां पहुंच जाता है, बिल्कुल हीरो एंट्री स्टाइल में। दोनों मिलकर शियांग सेलान को काबू कर लेते हैं। अब शियांग सेलान को बेड से बांधा गया होता है। मूदे और यान होंगशा उसके कपड़े खोलकर उसके जिस्म से हार्ट ब्रेन निकाल लेते हैं। जैसे ही वो निशान निकलता है शियांग सेलान का जिस्म बिल्कुल कमजोर हो जाता है, उसकी ताकत खत्म हो जाती है और उसके बाल फौरन सफेद हो जाते हैं, जैसे जिंदगी ही निकल गई हो। मूदे का दिल टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि शियांग सेलान उसे पहचानती ही नहीं। उसे ये तक याद नहीं कि उसने मूदे को ऑर्फनेज में छोड़ दिया था। लोरेन समझ जाता है कि ये बात मूदे के दिल का सबसे बड़ा जख्म है। वो उसे समझाता है कि फैमिली सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होता। हो जी होंग ने 20 साल तक उसकी माँ बनकर उसे प्यार दिया, परवरिश की। वो कहता है कि मूदे बदकिस्मत भी है, लेकिन किसी हद तक खुशकिस्मत भी। उस रात मूदे हो जी होंग को फोन करती है और बताती है कि वो सेफ है। हो जी होंग की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो बार बार पूछती है, तुम ठीक हो, खाना खाया? ये सुनकर मूदे के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। इसी दौरान शियांग सेलान अंदाजा लगा लेती है कि मूदे ही उसकी बेटी है। शियांग सेलान फिर लोरेन से कहती है कि हार्ट ब्रेन उसके लिए अच्छी चीज थी, उसकी वजह से उसने वो सब हासिल किया जो कभी सोचा भी नहीं था। लोरेन उसकी बातों को बकवास और इल्जाम समझकर इग्नोर कर देता है। जब वो पूछता है कि उसने उन सब को टारगेट क्यों किया, तो शियांग सेलान बताती है कि एक आदमी ने उसे ऐसा करने को कहा था। उसे उसका नाम याद नहीं, लेकिन उसके अल्फाज याद हैं, ये गेम सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, और भी लोग हैं जो स्टेज पर आने का इंतजार कर रहे हैं। बाद में मूदे अकेली शियांग सेलान से मिलती है। शॉकिंगली शियांग सेलान को बिल्कुल गिल्ट नहीं होता, उल्टा वो चाहती है कि मूदे उसका सपोर्ट करे, क्योंकि उसका कहना है कि अगर उसने उसे छोड़ा ना होता तो मूदे किसी अमीर फोस्टर माँ के पास अडॉप्ट ना होती और लोरेन जैसा रिच बॉयफ्रेंड ना मिलता। मूदे सीधा जवाब देती है कि वो उसे एक पैसा भी नहीं देगी। तब शियांग सेलान एक और शौक देती है। वो कहती है मूदे उसकी बायोलॉजिकल बेटी ही नहीं, बल्कि एक बच्ची थी जो उसे पुराने पुल के पास मिली थी, और थोड़ी सी कंपनसेशन मांगना कोई गलत बात नहीं। इसी वक्त लोरेन कैश का एक बंडल उसके हवाले करता है और सख्ती से वार्न करता है कि दोबारा मूदे को तंग ना करे। जब मूदे को पता चलता है कि वो असल में उसकी बायोलॉजिकल माँ नहीं, तो वो उल्टा रिलीफ महसूस करती है। लोरेन उसे कहता है कि अपना प्यार उन लोगों के लिए बचा कर रखो जो उसके लायक हैं। मूदे मुस्कुरा कर हाँ में सर हिला देती है। फिर एक क्यूट इमोशनल मोमेंट आता है। लोरेन ब्रेसलेट वापस मूदे को देता है। मूदे कहती है कि वो खुद उसके हाथ में पहनाए। मूदे बहुत खुश होती है और एक दूसरे को हक करते हैं।
इस सीन का एक सिंबॉलिक ट्विस्ट भी है। जब व्हाइट मूदे को लव मिलता है तो ब्लैक मूदे सुकून महसूस करके चली जाती है और व्हाइट मूदे को पूरी तरह वापस आने देती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। शान सिलान को अचानक अपना पास्ट याद आता है। असल में मूदे उसकी ही बायोलॉजिकल बेटी थी। उसने उसे इसलिए छोड़ा था ताकि वो उसकी मुश्किल जिंदगी और अपने बॉयफ्रेंड के खतरे से बच सके। मतलब उसका छोड़ना नफरत नहीं, प्रोटेक्शन था। दूसरी साइड पर मिस्टिक स्टार व्यूइंग टेरेस पर क्लूज ढूंढने जाता है। वो लोरेन और टीम को बताता है कि जो मिस्टीरियस आदमी है शायद वो हार्ट बैंड जैसी ही कोई एंटिटी हो या उससे भी ज्यादा पावरफुल रैंक का। इधर यनहवा झूठ बोलता है कि लोरेन नशे में है। मूदे उसके लिए हैंगओवर टी बनाने लगती है लेकिन गलती से अपना हाथ काट लेती है। जैसे ही लोरेन ये देखता है वो फौरन बेड से उठकर उसका हाथ चेक करता है। मूदे को अपनी पुरानी नॉर्मल सेल्फ में देखकर वो बहुत खुश होता है। यनहवा को एक शादी का इनविटेशन मिलता है लेकिन वो वापस जाने से हिचकिचाता रहता है। जब 13,000 उस पर प्रेशर डालता है तो वो सच बता देता है कि वो असल में अपनी ही शादी से भाग गया था। थोड़ी सी इमोशनल समझाई के बाद वो फाइनली घर वापस जाने का फैसला कर लेता है। मिस्टिक कुछ चीजें लेकर मिस्टर यिन के पास जाता है और पूछता है कि स्टार व्यूइंग टेरेस और हार्ट बैंड का क्या कनेक्शन है। मिस्टर यिन एक बड़ा राज खोलते हैं। दुनिया में टोटल 7 हार्ट बैंड्स मौजूद हैं और यहाँ पर ये पार्ट खत्म होता है। तो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। एंड अब मैं आपसे मिलूंगी इसके न्यू पार्ट में। टिल देन, गुड बाय।